हाय फ्रेंड्स, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी परीक्षा की यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और प्रीवियस ईयर के जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनसे 30% से ज़्यादा ही प्रत्येक परीक्षा में आता है। ये लो, आप खुद पेपर उठाकर देख लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे पेपर उठा के देखिए हैं, उसके बाद ही मैं इस एनालिसिस पे पहुंचा हूँ, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। 53 क्वेश्चन है। 53 नंबर का, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको ... की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। यानी एक आप एक शिक्षक होने वाले हैं तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो जैसे आप विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डील करने की आवश्यकता होगी, या जुड़ने की आवश्यकता होगी, या समझ की आवश्यकता होगी, या सहयोग की आवश्यकता होगी। तो आप अपने दिमाग से एक चीज़ सोचिए, जो बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। आपको अभी सभी सही जैसे लग रहे होंगे। सहयोग भी चलो करना चाहिए, जुड़ना भी चाहिए, डील भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे चीज़ क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ इसमें क्या है, समझ कैसे है कि विभिन्न छात्रों की कक्षा से ऊपर लिखा है जुड़ेंगे, तो पहले हमें उस चीज़ की समझ होनी चाहिए। बच्चे का ज्ञान कहाँ तक है, क्लास में किस तरीके का ज्ञान है, क्या लेवल है उनका। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या होगा, समझना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। दूसरा है, ये एमपी टेट क्वेश्चन आया है 26/2/2019 में आया है, ठीक है ना। एमपी टेट वर्ग 2 की परीक्षा हुई थी, उसमें आया था। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया। ये जीन पियाजे का सिद्धांत है, उसमें उन्होंने बताया क्षैतिज डेकल आयु, ठीक है ना। ये सिद्धांत अभी मैंने करवाया नहीं है, इसको मैं आगे करवाऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक है। जीन पियाजे का सिद्धांत है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक विकास यानी कि निर्देशात्मक विकास, ये शब्द जो है वो किस चीज की ओर सूचित करता है, मतलब किस चीज को डिफाइन करता है। दर को करता है, या सीमा को करता है, या दिशा को करता है, या विशिष्ट गुण को करता है। तो निर्देशात्मक विकास जो होता है वो विशिष्ट गुण होता है। निर्देशात्मक विकास यानी कि एक विशिष्ट गुण होता है, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होगा। देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। मुखी अवस्था बताई थी, है ना, गुदी अवस्था बताई थी, और 5 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, ओरल स्टेज बताई थी, ठीक है। तो उनमें से क्या है कि क्या पूछा इन्होंने, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होगा, मतलब किस चीज के निर्धारण, किस अवस्था के निर्धारण से निर्धारण में सुधार होगा, ठीक है। निर्भरता जो होती है इसमें सुधार होगा। डिपेंडेंसी जो होती है उसमें किस चीज से सुधार होगा, तो इन्होंने अवस्था बताई थी मौखिक, यानी कि ओरल जो अवस्था है इनकी, ओरल स्टेज। फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है ना। 5 कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी आपको, एक थी इनकी ओरल स्टेज थी, ठीक है, और दूसरी थी एनल स्टेज यानी कि गुदी अवस्था, तीसरी थी फैलिक स्टेज यानी कि लैंगिक अवस्था, और चौथी थी लेटेंसी, ठीक है ना। ये सुसुप्ता है ना, लेटेंसी, इसमें अदृश्य हो जाती है बालक की काम शक्ति। और एक थी जननेंद्रिय अवस्था यानी कि जेनेटिकल, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं बताई थी। तो उन्होंने बताया था मुखी जो अवस्था होती है, मुखी अवस्था, इसमें क्या होता है, बालक की जो काम शक्ति होती है वो मुख केंद्र में, मुख के पास, ठीक है ना, सक्रिय होती है। तो निर्भरता में सुधार आता है, तो मौखिक अवस्था के निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह ... के सिद्धांत के कारण होता है। देखिए, विकास जो होता है वो बच्चे की उम्र से मेल खाता है। बच्चे की उम्र से कैसे मेल खाता है कि जैसे 5 साल का कोई बालक है, ठीक है, और दूसरा भी 5 साल का बालक है, तो जितना वो बोलना सीखेगा उतना ही वो बोलना सीखेगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यदि 5 साल का बालक है तो वो बहुत उसके अंदर समझ आ जाए बहुत ज़्यादा, एक बालक के अंदर, दूसरे के अंदर बिल्कुल भी ना आए। या जैसे 2 साल का कोई बालक है वो दौड़ने लगे, और एक दूसरा 2 साल का बालक वो चल भी ना पाए। मतलब जो विकास होता है वो एक समान होता है, ठीक है ना।
तो निरंतरता का इसमें कोई काम नहीं है, उन बच्चे की उम्र से मेल खाता है, इससे हमें कनेक्ट करना है ऑप्शन को। एकीकरण का कोई काम नहीं है यहाँ पे। वैयक्तिक भिन्नता इधर कोई दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ भिन्नता का, यहाँ तो एक समान बताया जा रहा है ना, मेल खाता है, तो एक समान पैटर्न, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। प्राइमरी जो स्कूल होते हैं ना, उनमें बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसके अभी दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक मिनट रुकना अभी। हाँ, अब देखिए, गणितीय सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका, देखिए बाल विकास की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है सॉल्व करने की, उसमें कुछ जो ऑप्शंस होते हैं वो सेम लगते हैं, लेकिन उसमें हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है, जो सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, उस चीज़ को हमें खोजना चाहिए और उस चीज़ को हमें टिक करना चाहिए, वही चीज़ हमें लिए सही होती है। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उसमें सुधार करने का कैसे सुधार किया जा सकता है, कि क्या तरीका हम अपनाएं कि जिससे उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है उसमें सुधार हो जाए। गणितीय समस्याओं को समाधान करने, उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका भी अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना, सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त करना। तो इनमें सबसे सुटेबल कौन सा लग रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, गणित की समस्याओं का समाधान करना, ये भी ठीक है, लेकिन ये अकेले इससे काम थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि हम तो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। दूसरा है उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। ये आंसर सही हो जाए, क्योंकि वो डेली जो चीज़ों को देखते हैं तो पहले उन समस्याओं को समाधान करेंगे, तब वो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना, इससे कुछ नहीं होगा, उनका हमें समाधान खोजना है, ठीक है ना, उनकी समस्याओं का समाधान खोजना जो डेली जो अपने दैनिक जीवन में उनका सामना करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। एमपी टेट 26/2/2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो मैंने आपको भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ाया है पिछली क्लास में, मैंने उसमें आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये तो आप वीडियो देख लोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं ज़्यादा, वो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, आप रटी हुई चीज़ भूल जाएंगे, लेकिन वीडियो में बताई हुई चीज़ बहुत कम भूलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसा मेरा मानना है। तो आप एक वीडियो को देख लें 2 बार, वीडियो देखने में कुछ नहीं जाता है, केवल आप लेटे लेटे भी देख सकते हैं, कुछ काम करते हुए आराम से बैठे देख सकते हैं, उसमें बोर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जरूर आप वीडियो, पिछली वीडियो जो मेरे डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है, ये कर देता है 6 महीने पर, ठीक है ना, बोलना शुरू करता है, समझ दिखाना यानी कि शो करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने बताया था आपको, 5-6 महीने का बालक जब हो जाता है तो वो आ बा दा ऐसे बोलता है ना, जो स्वनिम मैंने बताया था, स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, 4 मैंने स्थिति बताई थी भाषा की, उसमें से स्वनिम जो होता है वो 5-6 महीने पर शुरू हो जाता है, आ बा दा बच्चा बोलने लगता है, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है और एमपी टेट में आया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है। देखिए कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है उसमें पूर्व परंपरागत नैतिकता जो है वो उनकी चरण का, उनकी सिद्धांत का पहला चरण है, ठीक है ना। नैतिक विकास जो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी उन्होंने बताई है उसमें क्या है, जो पूर्व परंपरागत नैतिकता होती है वो पहला चरण होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है। देखिए फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने मस्तिष्क की, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है, जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, उसमें उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है ना। चेतना, एक चेतना, मन की जो चेतना होती है उसके अनुसार उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है ना। बच्चे मनुष्य के मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, तो चेतना के आधार पर उन्होंने बताई थी, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और क्वेश्चन अभी मैं देख रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके ऑप्शन है
विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है। विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है। स्कूल जो होता है, बच्चों के सोशलाइजेशन जो होता है, समाजीकरण, वो उसकी ऐसी संस्था जहाँ पे क्या क्या होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, ठीक है ना। उसमें जो प्रमुख स्थान है वो विद्यालय की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियां, उसमें क्या एक्टिविटीज हो रही है उसका होता है, या प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है, उसमें शिक्षक कैसे हैं, या प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं प्रमुख स्थान क्या होता है, विद्यालय बच्चों का होता है। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षक किसको पढ़ाएंगे। भले ही स्कूल की बिल्डिंग बनी हो तो उसमें कोई क्या करेगा जाके, है ना। तो उसका जो प्रमुख स्थान होता है, मेन उसके हीरो जो होते हैं वो कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है ना, विद्यालय बच्चे, स्कूली चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। साइकोलॉजी लैब है एक उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, ये इलाहाबाद प्रयागराज में, है ना। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पुस्तकें मैंने आपको बताई थी। एरिक एरिक्सन की पुस्तक भी मैंने आपको बताई थी, फ्राइड की और भी कई पुस्तकें मैंने आपको बताई थी। ऐसे ही ये क्वेश्चन आते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये यूपी टेट में आया है 18 नवंबर 2018 में, ठीक है। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। देखिए इसको समझने वाली बात है, यूपी टेट का क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। नैतिक विकास, आप देखिए प्रथम चरण है क्या, नहीं है, क्योंकि नैतिक विकास शैशवावस्था में होता ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। मैंने आपको नैतिक विकास पढ़ाया है, सामाजिक विकास मैंने आपको पढ़ाया, ये भी नहीं होता है, और मानसिक विकास ये भी नहीं शुरू होता है। सबसे जो प्रथम चरण है वो शारीरिक विकास होता है। जैसे ही जायगोट बन जाता है उसके बाद 7-8 दिन के बाद शारीरिक विकास शुरू होना हो जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो शारीरिक विकास होती है, ठीक है ना, फिजिकल डेवलपमेंट होता है सबसे पहले। उसके बाद उसका मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, जो भी होते हैं वो सारी चीजें बाद का काम है। ये जो विकास होता है वो प्रीमेटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है, यानी कि गर्भाधान अवस्था में ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ... नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन, जो ध्वनि संयोजन होते हैं ना, जो मान्य होते हैं, स्वीकृत यानी कि सर्वमान्य होते हैं, उनको किस नियमों के अंदर बताया जाता है, व्याकरण नियमों के अंदर, वाक्यात्मक, विभक्त विषयक, ध्वनि संबंधी। तो जो ध्वनि संयोजन होते हैं वो ध्वनि संबंधी नियम होते हैं, उनके अनुसार बताया जाता है। जैसे आ को अपन आ पढ़ रहे हैं, है ना, का को क पढ़ रहे हैं, गा को ग पढ़ रहे हैं, तो ये ध्वनि संबंधी नियम है ना। गा को अपन गा ही पढ़ रहे हैं, एक नियम बनाया हुआ है पारंपरिक तरीके से, उसको अपन पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको ध्वनि संबंधी नियम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। सोचने की जो प्रक्रिया होती है भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो उसको क्या कहते हैं, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धृत, संस्कृति प्रभावित। तो इसको बोलते हैं अपन भाषा निर्धारित, ठीक है ना, भाषा के द्वारा प्रभावित होती है, उसको अपन भाषा निर्धारित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसके अंतर्गत है। देखिए मैंने आपको बताया था संज्ञान कॉग्निटिव क्या होता है कि ये सारी संज्ञान क्या होता है कि सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले लें, किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी हो और उसको हम अच्छा बुरा हर तरीके से उसको हैंडल करना सीख जाए, वो होता है संज्ञान, ठीक है। तो संज्ञान इसके में क्वेश्चन क्या है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, स्वयं की जो जागरूकता होती है, ठीक है ना, और संज्ञानात्मक क्षमताओं का जो नियंत्रण होता है, जैसे योजना, किसी चीज पर योजना बनाना, फिर उसकी समीक्षा करना, उसमें संशोधन करना, ये सारी चीजें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं, संज्ञान होता है, ठीक है ना। ध्यान केंद्रीकृत, समायोजन, सारी कुछ नहीं होती है। समायोजन में आपको बता दूं, किसी के साथ तालमेल बैठाना उसको समायोजन कहते हैं, किसी का ध्यान केंद्रित करना ध्यान कहते हैं, केंद्रीकरण किसी चीज पे फोकस करना उसको केंद्रीकरण कहते हैं। जजों के एक मनोवैज्ञानिक थे, इनका मानना है कि संज्ञान और भाव
होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं या अंतर संबंधित होते हैं या एकीकृत होते हैं या अन्योन्याश्रित होते हैं। तो इनके अनुसार संज्ञान और भाव जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। इन्होंने बताया था जो बालक के संज्ञान और भाव होते हैं जो उनके स्वतंत्र होते हैं, उनके मन से निकलते हैं, स्वतः ही निकलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डॉट 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 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ये मैंने आपको भाषा विकास में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें क्या है, 18 से 24 यानी कि 1.5 साल से 2 साल तक का जो बालक होता है वो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना सीख जाता है, छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। लेकिन वो उसके ये वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है, ना कि ये अर्थ विन्यास, क्योंकि वो जरूरी नहीं है वो अर्थपूर्ण वाक्य बनाए, वो अर्थ रहित वाक्य बनाता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने